Hello everybody, this is CA Jyoti Deshpal and I welcome you all again back to our YouTube channel that is CA Inter by विश्वास CA। जैसा आपको पता है कि CA इंटर ऑडिट के अंदर जितना इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, उन्हें लर्न करना है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको एग्जाम के अंदर लिखना, क्योंकि आपको थ्योरी लिख कर आनी पड़ती है और आप जितना अच्छा आंसर लिखोगे वो आंसर शीट, आपकी आंसर शीट प्रूफ है आपकी नॉलेज का फॉर द एग्जामिनर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप आंसर लिख रहे हो ऑडिट का, कुछ चीज़ें आपके आंसर के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, राइट। सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, आपके क्वेश्चन के आंसर कैसे दिखने चाहिए, एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू बिलीव आपने अगर पहले पेपर नहीं दिया है तो दिस वीडियो इज नॉन नेगोशिएबल, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ओके सबसे पहले बेटा, क्योंकि ये थ्योरी का पेपर है, आपको लिखनी थ्योरी है, तो हर एक थ्योरी के पेपर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एक्चुअली मैटर्स, राइट। क्या होता है जब आप प्रैक्टिकल पेपर लिखते हो, जैसे अकाउंट्स हो गया, कोई और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर हो गया, तो आपका सोल्यूशन वहाँ पे है, स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ें करी है, तो प्रेजेंटेशन का उतना सीन नहीं रहता। बट थ्योरी के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोशिश करो कि जब आप इस पेपर को लिख रहे हो, पॉइंट्स के अंदर आप अपना आंसर लिखो, और जहां पे आप पॉइंट्स नहीं बना पा रहे हो, कई बार आपने देखा होगा कि जो इंस्टीट्यूट आरटीपीस के अंदर आंसर देता है या किसी एमटीपी के अंदर आंसर आ रहा है, तो वहां पे पॉइंट्स उसने यूज नहीं करे हैं, पैराग्राफ से। तो जहां पे आपने पैराग्राफ भी लिखने पड़ रहे हैं, वहां पे भी आपको कोशिश करनी कि आप सब पैराग्राफ बनाओ। सब पैराग्राफ कैसे बना सकते हो, जैसे कि आपने पहले 3 पॉइंट लिखे, एक पैराग्राफ बन गया, फिर थोड़ा सा आप स्पेस डालो और दूसरा पॉइंट, 3 पॉइंट आप यहां से लिखना शुरू करो, फिर सेम गोज विद अनदर पैराग्राफ। सो उससे क्या होगा, एक तो आपका आंसर डेफिनेटली नीट दिखेगा, क्लीन दिखेगा, और एग्जामिनर के लिए आसानी होगी आपके पॉइंट्स को समझना और पढ़ना। समझ में आ रहा है आपको? यस। दूसरा, कोशिश करो कि आप हेडिंग्स यूज करो, सब हेडिंग्स यूज करो। जैसे कि जो भी आपका पॉइंट बनता है उसके सामने आप उसका 1-2 वर्ड में हेडिंग आप यूज करो। आपको कोशिश करनी है आपके आंसर के अंदर जितना भी कीवर्ड रहता है आप उसको अंडरलाइन करो। आपको पेंसिल से अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जब अपना पॉइंट लिखोगे एग्जाम के अंदर, तो आपने कोई भी अपना पॉइंट लिखा, लेट्स अज्यूम आपने लिखा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर, है ना, एज पर एसए नंबर 200, तो आपने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, तो रीजनेबल एश्योरेंस को आपने अंडरलाइन कर दिया। तो जितना भी कीवर्ड मतलब इंपॉर्टेंट टर्म है उस पॉइंट का, जैसे एसए का नंबर हो गया, एसए का नाम हो गया, कोई सेक्शन का नंबर हो गया, उसको आप अंडरलाइन करो और आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये एक हैबिचुअल चीज होती है, आपने रीजनेबल एश्योरेंस लिखा और अंडरलाइन कर दिया। ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने आंसर शीट को प्रेजेंट करने के लिए कर रहे हो ना, वो बहुत एक ह्यूज डिफरेंस डालती है, स्पेशली फॉर अ पेपर जो थ्योरी का है। दूसरा, हर एक आंसर को लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा, एंड स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी जितने भी आपके स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, और मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी भी कि कैसे आपको ऐसे बेस्ड क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए, और यही तरीका आप फॉलो करोगे जब भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है, आप उसका एक शॉर्ट इंट्रो लिखो। शॉर्ट इंट्रो में क्या हो सकता है, जैसे डेफिनेशन हो सकती है, अगर ऐसे की बात करें तो ऐसे का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या वो रेलिवेंट कंसेप्ट हो सकता है जो पूछा जा रहा है, उसका एक शॉर्ट इंट्रो आप शुरू करो। इसको मैं कहती हूं, जब मैं क्लास के अंदर पढ़ाती भी हूं, कि ये इस कंसेप्ट का ओपनिंग लाइन है, राइट। तो उससे क्या होगा कि आपका आंसर शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको मेन कंटेंट लिखना पड़ेगा, और जैसे मैंने आपको बोला, मेन कंटेंट लिखने के लिए आप पॉइंट यूज करो। अगर पैराग्राफ के अंदर कंटेंट बन रहा है तो सब पैराग्राफ्स वहां पे बनाओ, उसके आप हेडिंग्स यूज करो, सब हेडिंग्स आप यूज करो। फिर कंक्लूजन आप लिखोगे, बट कंक्लूजन लिखने से पहले, अगर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, एंड देन यू विल कंक्लूड। फाइनल कंक्लूजन आपको देनी है, स्पेशली उन क्वेश्चंस के अंदर जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको ना रेफरेंस के लिए एक क्वेश्चन मैंने खोल के रखा हुआ है, वो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगी, मैंने पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन ये ओपन किया है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के अंदर उसने कुछ तो केस स्टडी दी है, एंड ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है कि ऑडिटर जो ऑडिट परफॉर्म करता है वो रीजनेबल, उसके अंदर उसको रीजनेबल एश्योरेंस देनी पड़ती है, वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करता, ऐसा कुछ तो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखो, जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया कैसे आप उसको आंसर के अंदर प्रेजेंट करोगे। अगर आप ये इंस्टीट्यूट का ही आंसर है, मैंने कोई चेंज नहीं किया, अगर आप इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर देखते हो तो उसने भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है। ये पहली जो लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन का लाइन, ये इंट्रोडक्शन है बेटा, और आपने वही लाइन यूज करी जो आपने अपने एसए के अंदर पढ़ी होगी, कि जब आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, एज पर एसए नंबर 200, स्टैंडर्ड का नंबर लिखा और स्टैंडर्ड का नाम लिख दिया, क्या है,
वो नीचे बता रहा है जो उसका मेन कंटेंट है। तो इसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपने 2 पॉइंट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के लिख दिए। इसको और बेटर प्रेजेंट करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि रीजनेबल एश्योरेंस को आप अंडरलाइन करते हो, ठीक है, ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन अंडरलाइन कर, जो भी कीवर्ड आपके बन रहे हैं वहां पे। फिर उसके बाद उसने और कंटेंट लिखना शुरू किया। देखो इसने पॉइंटर्स में बोला, इसने भी सब पैराग्राफ बनाए हैं। मैंने क्या बोला, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप पॉइंट्स यूज नहीं कर सकते हो, राइट, तो जहां पे आप पॉइंट यूज नहीं कर रहे तो इसने एक दो लाइन लिखी और उसको एक पैराग्राफ बना दिया। फिर अगले पॉइंट के अंदर सेम गोज सेम कंसेप्ट एंड ये वाला भी कंटेंट वाला पैराग्राफ है, ये वाला भी कंटेंट है। तो वो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका आंसर क्या है उसको मैं कंटेंट कह रही हूँ, दैट मीन्स मेन बॉडी। फिर देर आफ्टर यू हैव रिटन द क्वेश्चन, तो जो भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन आपने पूरा लिख देना है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, केस स्टडी बहुत बड़ी होती है, फिर वो नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन लिख रहे हो, उसका जो भी मेन कंटेंट रिक्वायरमेंट वाला पोर्शन है उसको आप यहाँ पे लिखोगे। एंड देर आफ्टर फिर आप कंक्लूड कर दोगे, जो भी आपका ऊपर कंक्लूजन है, जो आपने रिक्वायरमेंट लिखी, अपना मेन बॉडी लिखा और जो क्वेश्चन है उन दोनों को रिलेट करके आप कंक्लूजन कर रहे हो। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला था कि ऑडिटर ऑडिट के अंदर रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है। तो उसने पूछा था कि क्या क्लाइंट का ये व्यू ठीक है, तो इसने कंक्लूजन कैसे लिखा, दैट गिवन दीज फैक्टर्स, अच्छा विच फैक्टर्स, गिवन द फैक्टर्स एज वी डिस्कस्ड अबव, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ऑडिटर कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, किस चीज को लेकर, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, राइट। सो बहुत सिंपल स्टेप है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी आपको लिखनी है, देर आफ्टर आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लिखनी है एंड लास्ट में अपना कंक्लूजन आपको लिखना है। जब आप मेन बॉडी लिखोगे तो उसके अंदर आपके पॉइंटर्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर क्वेश्चन आपसे पॉइंट्स पूछ रहा है, या फिर उसके अंदर आपके कोई और तरीका हो सकता है, जैसे कि उसने कोई ऐसा कंटेंट पूछ लिया जहाँ पे आप पॉइंटर्स नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर वहां पे आप ऐसे सब पैराग्राफ्स का आप यूज करोगे। कोशिश करोगे कि 4 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट आप एक पैराग्राफ में ना रखो, थोड़ा सा स्पेस डालो, फिर आगे आप उसको लिखना शुरू करो। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर आंसर। कई बार ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर ना एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि उसने एक तो पॉइंट पूछ लिया कि अच्छा ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसी के अंदर उसने पॉइंट डाल दिया कि ऑडिटर जो ऑडिट परफॉर्म करता है क्या स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना उसके लिए मैंडेटरी है, ऐसा कुछ दूसरा रिक्वायरमेंट भी है। तो अब उस क्वेश्चन के आंसर आप कैसे लिखोगे, तो उस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 2 रिक्वायरमेंट पूछी गई है, तो वही आपका मेन कंसेप्ट रहेगा। पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन किसकी दोगे, पहले रिक्वायरमेंट की इंट्रोडक्शन दोगे, फिर पहले रिक्वायरमेंट का मेन बॉडी लिखोगे, फिर दूसरे रिक्वायरमेंट की इंट्रोडक्शन दोगे, दूसरे रिक्वायरमेंट का मेन बॉडी रखोगे, फिर आप क्वेश्चन लिखोगे और लास्ट में आप कंक्लूजन डाल दोगे। कंक्लूजन भी पहले पॉइंट की कंक्लूजन पहले, फिर दूसरे रिक्वायरमेंट की कंक्लूजन। सो यही आपको फॉलो करना है अगर क्वेश्चन के अंदर 3 रिक्वायरमेंट दी गई है। ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि कई बार आप आरटीपीस के अंदर आंसर देखते हो, एमटीपीस के अंदर देखते हो, तो इंस्टीट्यूट ने उसका प्रेजेंटेशन वैसे नहीं किया है, बट वही सारे पॉइंट आपके आंसर के अंदर प्रेजेंट है, तो आपको अपना प्रेजेंटेशन से स्टिक रहना पड़ेगा। मतलब आप आंसर टू आंसर अपना प्रेजेंटेशन चेंज नहीं कर सकते, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो द प्रेजेंटेशन। इससे पता क्या होगा, इससे आपका ना एक तो लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा, दूसरा आपका पेन नहीं रुकेगा एग्जाम के अंदर, आपको ये सोचने के ऊपर टाइम नहीं वेस्ट होगा कि अच्छा अब मैं इसका प्रेजेंटेशन कैसे करूं, ठीक है। सो यू हैव टू फॉलो दिस प्रेजेंटेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो बेटा एक और चीज, जब भी आप थ्योरी का पेपर लिख रहे हो, और क्योंकि हमें पता है कि ऑडिट के अंदर कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको हमेशा टेक्निकल लैंग्वेज ही यूज करना है। टेक्निकल लैंग्वेज बोले तो यू नीड टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स, लेकिन कुछ बच्चे ना सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर ही फोकस करते रह जाते हैं, है ना, तो वो पूरा सेंटेंस नहीं लिखते, जिसकी वजह से उनको मार्क्स मिल जाते हैं। बट मार्क्स उनको कैसे मिलते हैं कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिल गए या 2.5 नंबर मिल गए, फिर वो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो उनको लगता है यार मैंने इतना पढ़ाई भी किया, मैं तो आंसर भी लिख कर आया था, तो मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिले। सो जब आप कीवर्ड्स लिख रहे हो, जस्ट ऑल्सो मेक श्योर कि आप कंप्लीट लाइन्स लिख रहे हो, कंप्लीट सेंटेंसेस, जो भी पॉइंट आप लिखना चाह रहे हो वो कंप्लीट पॉइंट है अपने आप में। और आपको अगर आपने मेरी बुक यूज करी तो आपको उसका इश्यू नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी सारी सेंटेंसेस कंप्लीट है। ये इतना एम्फेसाइज मैंने इसलिए किया क्योंकि कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जिसके अंदर पॉइंट्स नहीं कंप्लीट है, उधर कीवर्ड्स है, आधे आधे लाइन्स है, इज एमआर वो मिसिंग है, वो सेंस नहीं बनती उन सारी बुक्स को रेफर करने की और वैसे लिखने की। आप चाहो तो उनको रेफर कर सकते हो, बट आपको वो सेंटेंसेस कंप्लीट लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, कई बार ना बच्चा पता क्या करता है, क्योंकि हम इतना यूज टू हो जाते हैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने के, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को एफआरएफ लिख दिया, क्या मैं ये कर सकता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एफएस लिख दिया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एफआई कर दिया, है ना, क्या मैं ये कर सकता हूँ, नहीं, आप ये नहीं करोगे।
यू हैव टू यूज द कंप्लीट वर्ड्स। हाँ, कुछ चीजें आप कर सकते हो, जैसे कि एस ए, अब ये तो अपना यूज ही होता है ना, ऐसे बोलते हैं, तो आप इसको ऐसे यूज करो, कोई इशू नहीं है, बट आप अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाओगे पेपर के अंदर। अच्छा, कोशिश यही करनी है। और व्हेन इट कम्स टू स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, कोशिश नहीं, ये मैंडेटरी है, स्टैंडर्ड का नंबर आप लिखोगे। एंड अगर क्वेश्चन के अंदर कोई सेक्शन आ रहा है, जैसे कि रिपोर्टिंग के अपने सेक्शन होते हैं 143 समथिंग, तो वहां पे आप सेक्शन नंबर मेंशन करोगे। मैम क्या इससे मेरे मार्क्स के ऊपर फर्क पड़ता है? डेफिनेटली फर्क पड़ता है। और मैम अगर मुझे नहीं याद आ रहा है एकदम से कि कौन सा स्टैंडर्ड था, क्योंकि आप इंटर के बच्चे हो तो आपको कई बार स्टैंडर्ड मिक्स भी हो जाते हैं, तो फिर मैं क्या करूं? तो इन दैट सिचुएशन आई वुड लाइक टू से कि आप रेलिवेंट स्टैंडर्ड लिख सकते हो, बट आपका एक नंबर उधर कट जाएगा। बट गलत स्टैंडर्ड कोट नहीं करना है, क्योंकि गलत स्टैंडर्ड कोट करना बैड इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के ऊपर। इससे बेटर है कि आप स्टैंडर्ड का नंबर ना लिखो। बट मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूंगी ऑडिट के अंदर, जैसे आप लॉ के अंदर ऐसा कर देते हो कई बार कि सेक्शन नंबर नहीं याद हो रहा, तो चलो रेलिवेंट सेक्शन नंबर। ऑडिट के अंदर ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है कि आप एसए का नंबर याद नहीं करें, ये नो नेगोशिएबल चीज है। अच्छा, कोई भी कैजुअल लैंग्वेज यूज मत करो। कैजुअल जैसे बीकॉम का पेपर तुम लिखते हो, जैसे इकोनॉमिक्स का पेपर तुम लिखते होते थे, बिजनेस का पेपर तुम लिखते होते थे क्लास 12 के अंदर, अपनी भाषा, ये अपनी भाषा जितनी कम रखोगे उतना बेटर होगा। जितना इंस्टीट्यूट ने जिस तरीके से लैंग्वेज यूज की हुई है उसी लैंग्वेज से आपको स्टिक रहना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपका 100% पूरा पॉइंट वैसे ही बनेगा। देखो, इज एमआर आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आपके आंसर के अंदर कीवर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, आपके आंसर का क्रक्स और जो इंस्टीट्यूट का आंसर है वो सेम निकलना चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी, कई बच्चों की आदत होती है जैसे कि क्वेश्चन के अंदर 2 रिक्वायरमेंट पूछी हुई बट उनको 3 चीजें आती है, तो वो उधर ही उसी क्वेश्चन के ऊपर बैठ जाते हैं, मतलब उधर वो सब कुछ एक्सप्लेन करें। डोंट डू दिस। एक्स्ट्रा लिख कर आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला पॉइंट आता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिट के पेपर में, क्योंकि आपको पता है ना, आप देखो कितने क्वेश्चन अपने बनते हैं एग्जाम के अंदर, हमें कितने क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं एग्जाम के अंदर। अगर आप टोटल क्वेश्चंस निकालते हो तो आप इतने सारे क्वेश्चंस लिखोगे कैसे? आपने कभी ये सोचा है हाउ यू आर गोइंग टू राइट दोज क्वेश्चंस? सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट बोले तो कि हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम में मैं एलोकेट कर सकता हूं, और उसमें डेफिनेटली जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उस पर टाइम मत वेस्ट करो पहले से। जब भी आपके पास आंसर शीट क्वेश्चन पेपर आ रहा है, उस क्वेश्चन पेपर में से सबसे बेस्ट क्वेश्चन निकालो, ए कैटेगरी के लिख लो, इसके ऊपर ये ए है। फिर उन ए क्वेश्चन, जितने भी ए कैटेगरी के क्वेश्चन है, सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं, फिर बी कैटेगरी के अटेम्प्ट करने हैं, फिर सी कैटेगरी के बोले तो जो आपको आ ही नहीं रहे हैं, फिर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो उनके अंदर भी कुछ तो लिख कर आओगे, आपने ऑडिट के अंदर पढ़ा है, छोड़ के कुछ भी बताओ। लिटरली कह रही हूं, कुछ भी क्वेश्चन पेपर के अंदर छोड़ो नहीं, बट पहले अपना बेस्ट दिखाओ एग्जामिनर को। अच्छा, अब मैं इसमें एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि कोशिश करना आंसर एग्जाम के अंदर लिखने से पहले एक आंसर शीट आप पहले लिख के देख लो। वो इंस्टीट्यूट का एमटीपी हो सकता है या आप कोई और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लो, एक बार ऑडिट का पेपर आप लिख के देख लो। देखो, मुझे पता है कि आप 100% पेपर नहीं लिख पाओगे पहली बार में, 200% श्योर हूं मैं इस चीज को लेकर, और आपके मार्क्स भी शायद अच्छे नहीं आएंगे, बट एक डर होता है कि कोई भी पेपर हम पहली बार लिखते हैं ना, तो वो डर की वजह से बहुत सारी चीजें हमसे गलत हो जाती हैं। तो वो गलती ट्रायल में होनी चाहिए, एग्जामिनेशन के अंदर बैठ के नहीं होनी चाहिए। आपको चलेगी ये डिस्कशन। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो देखने में बहुत छोटी छोटी लगती है, जिसको हम हर बार सुनते हैं बट उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और यही सारी चीजें हमारे रिजल्ट के अंदर डिफरेंस डालती हैं और रिजल्ट के अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं। सो कोशिश करो जिस तरीके से आपको बोला गया है आप उसी तरीके से अपने आंसर शीट की प्रेजेंटेशन करोगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।